बात उन दिनों की है जब बगदाद पर बादशाह हारून बिन मंसूर की हुकूमत थी। बादशाह हारून बड़े जिलादार इंसान थे, यानी ऐसे इंसान जिन्हें अपनी हर चीज पर बड़ा नाज था। अपने महल पर नाज, उनके लिबास पर नाज, उनके घोड़े पर नाज, और सबसे ज्यादा नाज था उन्हें अपनी नाक पर। अब आप सोच रहे होंगे कि नाक पर नाजो। जी बिल्कुल, क्योंकि बादशाह की नाक वाकई बड़ी शानदार थी, ऊंची थी, सीधी थी, और जब वो चलते थे तो उनकी नाक ऐसे आगे निकलती थी जैसे कोई जहाज का अगला हिस्सा पानी को चीरता हुआ चले। दरबारी कहते थे, जहां पनाह की नाक तो खुद अल्लाह ने अपने हाथों से तराशी है। और बादशाह यह सुनकर इतने खुश होते कि उस दरबारी को इनाम दे देते। अब इस पूरे बगदाद में एक ही इंसान था जो बादशाह की इस नाक की तारीफ नहीं करता था, और वो था हकीम नूरुद्दीन उर्फ दाना हकीम। हकीम साहब की एक पुरानी आदत थी कि वो सच के सिवा कुछ नहीं बोलते थे, चाहे सामने बादशाह हो या भिखारी। उनकी दुकान बगदाद के पुराने बाजार में थी, एक छोटी सी मगर मशहूर दुकान, जहां दवाइयां भी मिलती थीं और अकल भी मुफ्त में। लोग दूर दूर से आते और हकीम साहब की बातें सुनकर कभी हंसते, कभी सोचते और कभी अपना सिर पकड़ लेते। एक दिन सुबह सुबह हकीम साहब अपनी दुकान पर बैठे चाय पी रहे थे कि उनका शागिर्द यूसुफ भागता हुआ आया और बोला, उस्ताद जी, बड़ी मुसीबत आ गई। हकीम साहब ने चाय का घूंट लिया और बड़े इत्मीनान से बोले, यूसुफ बेटा, मुसीबत और चाय दोनों को जल्दी नहीं पीते, वरना दोनों का मजा किरकिरा हो जाता है। पहले सांस लो, फिर बताओ। यूसुफ ने गहरी सांस ली और बोला, उस्ताद जी, बादशाह का कासिद आया है और कह रहा है कि हकीम नूरुद्दीन को फौरन दरबार में हाजिर होना है। हकीम साहब की एक भौं ऊपर उठी और उन्होंने बड़े आराम से चाय का आखिरी घूंट पिया और बोले, अच्छा चलो देखते हैं आज अल्लाह ने क्या नई मुसीबत भेजी है। हकीम नूरुद्दीन जब दरबार में पहुंचे तो पूरा दरबार पहले से भरा हुआ था। सब दरबारी अपनी अपनी जगह बैठे थे और सबके चेहरों पर एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो और सब लोग उसका इंतजार कर रहे हों। हकीम साहब ने अंदर कदम रखा और इधर उधर नजर दौड़ाई। उन्होंने देखा कि बादशाह हारून अपने बड़े से सिंहासन पर बैठे हैं और उनका चेहरा लाल है, इतना लाल कि हकीम साहब को एक पल के लिए लगा कि शायद बादशाह को बुखार है। हकीम साहब ने झुककर सलाम किया और बोले, जहां पनाह, आपने बुलाया, हम हाजिर हैं। बादशाह ने गहरी सांस ली और बोले, हकीम, हमने सुना है कि तुम बहुत बड़े जानकार हो, हर बीमारी की दवा जानते हो। हकीम साहब बोले, जहां पनाह, जितना अल्लाह ने सिखाया है उतना जानता हूं। बादशाह आगे झुके और बोले, तो बताओ हमारी नाक के बारे में क्या सोचते हो। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। एक दरबारी ने दूसरे दरबारी को कोहनी मारी, तीसरा दरबारी अपनी दाढ़ी खींचने लगा। सबको पता था कि यह सवाल बहुत खतरनाक है, जो भी गलत जवाब देगा उसका अगला दिन बहुत बुरा होगा। हकीम साहब ने एक पल के लिए रुककर बादशाह की नाक को ध्यान से देखा, फिर उन्होंने नाक के दाईं तरफ देखा, फिर बाईं तरफ देखा, फिर थोड़ा आगे झुककर देखा, जैसे कोई दुकानदार पुरानी चीज को परखता है। बादशाह बोले, क्या हुआ, बोलते क्यों नहीं। हकीम साहब सीधे खड़े हुए और बड़े आराम से बोले, जहां पनाह, आपकी नाक एक तरफ से थोड़ी टेढ़ी है, बस। यही वो पल था। पूरे दरबार में ऐसी खामोशी छाई जैसे किसी ने सबकी जुबान काट ली हो। एक दरबारी का पंखा उसके हाथ से गिर गया। दूसरे दरबारी ने आंखें बंद कर लीं, जैसे वो यह सुनना ही नहीं चाहता था। बादशाह का चेहरा पहले से भी ज्यादा लाल हो गया। बादशाह धीरे से बोले, क्या कहा तुमने। हकीम साहब बिल्कुल शांत थे। उन्होंने कहा, जहां पनाह, मैंने कहा कि आपकी नाक एक तरफ से थोड़ी टेढ़ी है, लेकिन घबराइए नहीं, इसका इलाज है। बादशाह की आंखें चौड़ी हो गईं और बोले, इलाज। हकीम साहब मुस्कुराए और बोले, जी जहां पनाह, अगर आप मुझ पर भरोसा करें तो 3 दिन में आपकी नाक बिल्कुल सीधी हो जाएगी। अब बादशाह के मन में 2 चीजें एक साथ लड़ रही थीं। एक तरफ गुस्सा था और दूसरी तरफ लालच था।
आखिरकार लालच जीत गया और बादशाह बोले, ठीक है हकीम, तुम्हें 3 दिन दिए जाते हैं। अगर नाक सीधी हो गई तो इनाम मिलेगा, और अगर नहीं हुई तो। हकीम साहब ने हंसकर कहा, तो जो जहां पनाह चाहें। उस रात हकीम साहब घर लौटे तो उनका शागिर्द यूसुफ दरवाजे पर खड़ा था। यूसुफ बोला, उस्ताद जी, क्या सच में नाक का कोई इलाज है? हकीम साहब हंसे और बोले, यूसुफ बेटा, नाक का इलाज नहीं है, लेकिन बादशाह की अक्ल का इलाज जरूर करेंगे। अगले दिन सुबह हकीम साहब अपनी दुकान पर बैठे थे और बड़े आराम से चाय पी रहे थे। यूसुफ उनके पास बैठा था और उसका चेहरा परेशान था। यूसुफ बोला, उस्ताद जी, कल आपने बादशाह से कह दिया कि नाक का इलाज होगा, लेकिन सच में क्या होगा? 3 दिन बाद बादशाह पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे? हकीम साहब ने चाय का घूंट लिया और बोले, यूसुफ बेटा, पहले यह बताओ कि बादशाह की नाक टेढ़ी क्यों है? यूसुफ बोला, वो तो पैदाइश से ऐसी है। हकीम साहब बोले, बिल्कुल सही, और जो चीज पैदाइश से हो उसे दवाई से नहीं बदला जा सकता, लेकिन एक चीज जरूर बदली जा सकती है। यूसुफ बोला, वो क्या? हकीम साहब मुस्कुराए और बोले, बादशाह की सोच। यूसुफ का मुंह खुला रह गया। उसी दिन दोपहर को हकीम साहब एक बड़ा सा थैला लेकर बाजार निकले। उस थैले में उन्होंने कुछ जड़ी बूटियां भरी, कुछ रंग बिरंगी शीशियां लीं और एक बहुत पुरानी किताब उठाई, जिसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, किताब उल अजायब। इस किताब का नाम सुनकर ही लोग डर जाते थे, लेकिन सच यह था कि हकीम साहब ने यह किताब खुद लिखी थी और इसमें सिर्फ खाली पन्ने थे। अगले दिन हकीम साहब दरबार में पहुंचे। उन्होंने बादशाह के सामने अपना थैला रखा और बड़े गंभीर चेहरे से बोले, जहां पनाह, मैंने रात भर पुरानी किताबें पढ़ी। बड़ी मेहनत के बाद एक नुस्खा मिला है, लेकिन इस नुस्खे के लिए आपको कुछ करना होगा। बादशाह उत्साह से आगे झुके और बोले, बताओ क्या करना होगा? हकीम साहब बोले, जहां पनाह, पहली रात आपको यह तेल नाक पर लगाना है, दूसरी रात यह लेप लगाना है, और तीसरी रात सुबह उठकर आईने में देखना है। बादशाह बोले, बस इतना? हकीम साहब बोले, जी जहां पनाह, लेकिन एक शर्त है, 3 दिन तक किसी को नाक मत दिखाइए, किसी से मत मिलिए, अकेले रहिए, वरना इलाज काम नहीं करेगा। बादशाह राजी हो गए। अब पूरे बगदाद में खबर फैल गई कि बादशाह 3 दिन के लिए कमरे में बंद हैं। दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे। किसी ने कहा, सुना है बादशाह की नाक का बड़ा इलाज चल रहा है। किसी ने कहा, अरे वो हकीम तो जादूगर है। किसी ने कहा, यार मुझे तो डर लग रहा है, कहीं बादशाह की नाक सच में सीधी हो गई तो हम सबको शर्म आएगी कि हमने इतने साल टेढ़ी नाक की तारीफ की। तीसरे दिन सुबह हकीम साहब दरबार पहुंचे। बादशाह बाहर आए। उनके चेहरे पर उत्साह था। उन्होंने हकीम साहब से पूछा, हकीम, अब बताओ, नाक सीधी हुई? हकीम साहब ने ध्यान से देखा और बोले, जहां पनाह, आईना लाइए। आईना लाया गया। बादशाह ने खुद अपनी नाक देखी, फिर दाईं तरफ से देखा, फिर बाईं तरफ से देखा, और फिर बादशाह के मुंह से निकला, अरे यह तो पहले से सीधी लग रही है। पूरे दरबार में सन्नाटा। हकीम साहब ने मुस्कुराकर कहा, जहां अपना नाक तो पहले भी ठीक थी, बस देखने का नजरिया बदला है। बादशाह ने आईना नीचे रखा और हकीम साहब की तरफ देखा। उनकी आंखें पहले छोटी हुईं, फिर बड़ी हुईं और फिर उनके माथे पर बल पड़ गए। पूरे दरबार में ऐसी खामोशी थी कि अगर कोई मक्खी भी उड़ती तो उसकी आवाज सुनाई देती। दरबारी सब अपनी अपनी जगह पर जम गए थे, जैसे किसी ने उन्हें वहीं चिपका दिया हो। बादशाह धीरे से बोले, हकीम, तुमने क्या कहा? हकीम साहब बिल्कुल शांत थे। उन्होंने कहा, जहां पनाह, मैंने कहा कि नाक पहले भी ठीक थी, बस देखने का नजरिया बदला है। बादशाह की आवाज थोड़ी ऊंची हुई और बोले, मतलब तुमने हमें 3 दिन कमरे में बंद रखा, तेल लगवाया, लेप लगवाया, और अब कह रहे हो कि कुछ हुआ ही नहीं? हकीम साहब ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, कुछ हुआ जरूर है, बस वो चीज नाक पर नहीं हुई। बादशाह चिल्लाए, तो कहां हुई? हकीम साहब ने धीरे से कहा,
जहां पनाह आपके दिल पर हुई। बादशाह एक पल के लिए रुके। उनका गुस्सा थोड़ा थमा और उन्होंने पूछा, मतलब? हकीम साहब आगे बढ़े और बड़े आराम से बोले, जहां पनाह, पिछले 3 दिन आप अकेले थे। किसी दरबारी ने आपकी तारीफ नहीं की, किसी ने आपकी नाक को शानदार नहीं कहा, और उन 3 दिनों में आपने जब आईने में देखा तो आपको खुद लगा कि नाक ठीक है। यह मतलब है कि आपकी नाक पहले भी ठीक थी। लेकिन जब दरबारी रोज कहते थे कि नाक टेढ़ी है तो आपके मन में शक पैदा हो गया था। पूरे दरबार में एक अजीब सी हलचल हुई। दरबारियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक दरबारी ने धीरे से दूसरे से कहा, यार इसने तो हम सबकी पोल खोल दी। बादशाह ने एक लंबी सांस ली और बोले, हकीम, तुम कह रहे हो कि हमारे दरबारियों ने हमें बेवकूफ बनाया। हकीम साहब बोले, जहां पनाह, मैं यह नहीं कह रहा। मैं यह कह रहा हूं कि जो लोग हर वक्त तारीफ करते हैं वो दोस्त नहीं होते। असली दोस्त वो होता है जो सच बोले, चाहे सच कड़वा ही क्यों ना हो। बादशाह चुप हो गए। उनका गुस्सा अब धीरे धीरे कम हो रहा था। कमरे में बैठे दरबारी अपने अपने जूते देखने लगे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि ऊपर देखे। एक दरबारी तो इतना शर्मिंदा था कि उसने अपनी पगड़ी थोड़ी नीचे खींच ली, जैसे उसमें छुप जाएगा। तभी दरबार के एक कोने से एक बूढ़े दरबारी की आवाज आई। उसका नाम था मुंशी रहमत अली और वो बहुत पुराना दरबारी था। वो खड़ा हुआ और बोला, जहां पनाह, हकीम साहब सही कह रहे हैं। मैं पिछले 20 साल से आपकी सेवा में हूं और मैं कबूल करता हूं कि मैंने कभी आपसे सच नहीं बोला। जो आप चाहते थे वही कहता रहा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने मुंशी रहमत अली की तरफ देखा, फिर हकीम साहब की तरफ देखा और फिर धीरे से बोले, हकीम, तुमने आज हमें एक बड़ा सबक दिया है, लेकिन अभी हम फैसला नहीं करेंगे। कल सुबह दरबार लगेगा और तब बात होगी। हकीम साहब ने झुककर सलाम किया और वहां से निकल गए। जब वो बाहर निकले तो यूसुफ दरवाजे के पास खड़ा था। यूसुफ ने धीरे से पूछा, उस्ताद जी, कल क्या होगा? हकीम साहब ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोले, यूसुफ बेटा, जब सच बोला जाता है तो अगला दिन हमेशा अच्छा होता है, डरो मत। अगले दिन सुबह जब बगदाद की गलियों में अजान की आवाज गूंजी तो पूरे शहर में एक अजीब सी बेचैनी थी। लोग बाजार में खड़े आपस में फुसफुसा रहे थे। किसी ने कहा, सुना है आज दरबार में बड़ा फैसला होगा। किसी ने कहा, हकीम साहब को इनाम मिलेगा। और किसी ने कहा, अरे नहीं यार, उन्हें तो सजा मिलेगी क्योंकि उन्होंने बादशाह की नाक को टेढ़ा कहा था। यूसुफ सुबह से ही हकीम साहब के घर के बाहर बैठा था। जब हकीम साहब बाहर निकले तो यूसुफ उनके पीछे पीछे चलने लगा। रास्ते में यूसुफ ने पूछा, उस्ताद जी, आपको डर नहीं लग रहा? हकीम साहब ने चलते चलते जवाब दिया, यूसुफ बेटा, डर उसे लगता है जिसने कुछ गलत किया हो। मैंने सच बोला था, सच से डर कैसा? यूसुफ बोला, लेकिन उस्ताद जी, बादशाह के सामने सच बोलना तो बहुत खतरनाक है। हकीम साहब रुके और यूसुफ की तरफ मुड़े। उन्होंने कहा, बेटा, झूठ बोलकर बचना उस उधार की तरह है जो आज तो बच जाता है लेकिन कल दोगुना होकर वापस आता है। सच एक ही बार तकलीफ देता है लेकिन झूठ पूरी जिंदगी तकलीफ देता है। यूसुफ चुप हो गया और दोनों दरबार की तरफ चल पड़े। दरबार में आज भीड़ कुछ ज्यादा थी। सब दरबारी अपनी जगह बैठे थे, लेकिन आज किसी के चेहरे पर वो पुरानी चमक नहीं थी। सब थोड़े से दबे हुए लग रहे थे। कल की बात ने सबके दिलों पर गहरा असर किया था। बादशाह हारून दरबार में आए और अपनी जगह बैठे। उन्होंने एक नजर पूरे दरबार पर डाली और फिर हकीम साहब की तरफ देखा। बादशाह बोले, हकीम नूरुद्दीन, कल तुमने बड़ी बात कही। हमने रात भर सोचा और हम ये मानते हैं कि तुमने जो कहा वो सच था। पूरे दरबार में सांस रुक गई। बादशाह आगे बोले, लेकिन हमारा एक सवाल है। तुमने पहले दिन क्यों नहीं बताया कि नाक ठीक है? तुमने यह 3 दिन का नाटक क्यों किया? हकीम साहब ने हाथ जोड़े और बोले, जहां पनाह, अगर मैं पहले दिन कह देता कि नाक ठीक है तो क्या आप मानते? बादशाह रुके,
सोचा और फिर धीरे से बोले, नहीं। हकीम साहब मुस्कुराए और बोले, इसीलिए जहांपना, कभी कभी सच को समझाने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। मैंने आपको वो 3 दिन इसलिए दिए ताकि आप खुद अपनी आंखों से देखें और खुद फैसला करें, क्योंकि जो इंसान खुद समझे वो कभी नहीं भूलता और जो दूसरे से सुने वो जल्दी भूल जाता है। दरबार में एक बार फिर खामोशी छा गई, लेकिन इस बार यह खामोशी डर की नहीं थी, यह खामोशी सोच की थी। तभी बादशाह के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। यह मुस्कान पहले छोटी थी, फिर बड़ी हुई और फिर बादशाह जोर से हंसे। इतना जोर से हंसे कि पूरा दरबार हिल गया। दरबारी हैरान थे कि बादशाह हंस रहे हैं या रो रहे हैं। बादशाह ने हंसते हंसते कहा, हकीम, तुम सच में बड़े चालाक हो। तुमने हमें बेवकूफ भी बनाया और सबक भी सिखाया और हम गुस्सा भी नहीं हो सकते। हकीम साहब बोले, जहां पनाह, मैंने बेवकूफ नहीं बनाया, मैंने सिर्फ आपकी आंखें खोली। बादशाह ने अपने मंत्री की तरफ देखा और कहा, हकीम, नूरुद्दीन को 1000 सोने के सिक्के दिए जाएं और आज से यह हमारे दरबार के खास मेहमान रहेंगे। यूसुफ, जो दरवाजे के पास खड़ा था, उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने धीरे से अपने आप से कहा, उस्ताद जी सच में दाना है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। जब हकीम साहब दरबार से निकलने लगे तो एक दरबारी उनके पास आया। यह वही दरबारी था जो सबसे ज्यादा बादशाह की नाक की तारीफ किया करता था। उसने धीरे से हकीम साहब से कहा, हकीम जी, मुझे भी कुछ सिखाइए। हकीम साहब ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोले, बेटा, सीखना है तो एक काम करो, कल से जो मन में आए वही बोलो। तारीफ तब करो जब दिल करे और सच तब बोलो जब डर लगे। बस यही सबसे बड़ा सबक है। हकीम साहब दरबार से निकले तो बाहर की गली में लोगों की भीड़ लगी हुई थी। खबर पूरे बगदाद में फैल चुकी थी कि हकीम नूरुद्दीन को बादशाह ने इनाम दिया है। लोग उन्हें देखने आए थे। कोई उनके हाथ चूम रहा था, कोई दूर से सलाम कर रहा था और कोई बस खड़ा मुस्कुरा रहा था। यूसुफ हकीम साहब के बिल्कुल पास चल रहा था। उसने पूछा, उस्ताद जी, आज आपको 1000 सोने के सिक्के मिले, अब क्या करेंगे इनका? हकीम साहब बोले, आधे गरीबों में बांट देंगे, बाकी आधे से दुकान बड़ी करेंगे ताकि ज्यादा लोगों का इलाज हो सके। यूसुफ ने कहा, उस्ताद जी, आप इतने पैसे अपने लिए क्यों नहीं रखते? हकीम साहब हंसे और बोले, बेटा, पैसा उतना ही अपना है जितना काम आए। जो पैसा बक्से में बंद पड़ा रहे वो पत्थर से ज्यादा कुछ नहीं। यूसुफ चुप हो गया और सोचने लगा। जब दोनों अपनी दुकान पर पहुंचे तो देखा कि वहां पहले से कई लोग बैठे हुए थे। कोई बीमार था, कोई परेशान था और कोई बस ऐसे ही आया था कि हकीम साहब से कुछ सुनने को मिलेगा। हकीम साहब ने अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठकर चाय मंगवाई और लोगों की तरफ देखा। एक बुजुर्ग आदमी आगे आया और बोला, हकीम जी, हमने सुना कि आपने बादशाह को सच बोला और बादशाह ने आपको इनाम दिया। यह कैसे हुआ? हम तो सोचते थे कि बादशाह को सच बोलने से गर्दन जाती है। हकीम साहब ने चाय का घूंट लिया और बोले, भाईजान, गर्दन तब जाती है जब सच बुरे तरीके से बोला जाए। सच अगर प्यार से बोला जाए तो दिल तक पहुंचता है। मैंने बादशाह को सच बोला, लेकिन साथ में यह भी बताया कि उनकी नाक में कोई कमी नहीं है। कमी सिर्फ उनके आसपास के लोगों में थी जो हर वक्त झूठी तारीफ करते थे। भीड़ में से एक नौजवान बोला, हकीम जी, तो क्या हमेशा सच बोलना चाहिए? हकीम साहब ने उसकी तरफ देखा और बोले, बेटा, हमेशा सच बोलो, लेकिन यह सोचकर बोलो कि सुनने वाले का दिल टूटे नहीं बल्कि आंखें खुलें। सच एक दवाई की तरह है। दवाई सही मात्रा में दी जाए तो ठीक करती है और गलत तरीके से दी जाए तो नुकसान करती है। भीड़ में सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे, कुछ सोच रहे थे। तभी पीछे से एक बच्चे की आवाज आई। वो कोई 10 साल का बच्चा था जो अपनी मां के साथ आया था। उसने हकीम साहब से पूछा, हकीम चाचा, अगर सच बोलने से लोग नाराज हो जाएं तो क्या करें? पूरी भीड़ हंस पड़ी। हकीम साहब भी हंसे। फिर उन्होंने उस बच्चे को पास बुलाया और उसके सिर पर हाथ रखकर बोले, बेटा,
जो लोग सच सुनकर नाराज होते हैं वो असल में खुद से नाराज होते हैं, तुमसे नहीं। तुम सच बोलते रहो, एक दिन वही लोग तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त बन जाएंगे। बच्चे ने बड़ी भोली आंखों से पूछा, सच में? हकीम साहब बोले, सच में, और यह बात मैंने आज खुद बादशाह के दरबार में साबित की है। भीड़ एक बार फिर हंसी। इस बार हंसी में खुशी थी, सीख थी और एक अजीब सी गर्माहट थी। शाम को जब सब लोग चले गए तो यूसुफ ने दुकान बंद करते हुए कहा, उस्ताद जी, आज की पूरी बात से मैंने एक चीज सीखी। हकीम साहब बोले, क्या सीखा? यूसुफ बोला, यह कि दाना वो नहीं होता जो बहुत पढ़ा लिखा हो, दाना वो होता है जो सच बोलने की हिम्मत रखता हो। हकीम साहब रुके, यूसुफ की तरफ देखा और फिर इतनी गर्मजोशी से मुस्कुराए जितना पूरी कहानी में कभी नहीं मुस्कुराए थे। बोले, यूसुफ बेटा, आज तुम भी दाना हो गए। और इस तरह बगदाद के उस पुराने बाजार में हकीम नूरुद्दीन की दुकान का चिराग जलता रहा। लोग आते रहे, दवाई लेते रहे और सीख लेकर जाते रहे। बादशाह हारून ने उस दिन के बाद अपने दरबार में एक नया नियम बनाया कि जो दरबारी झूठी तारीफ करे उसे दरबार से निकाल दिया जाए और जो सच बोले उसे इनाम मिले। बगदाद की वो गलियां आज भी उस दाना हकीम की याद में गूंजती हैं जिसने एक टेढ़ी नाक के बहाने पूरे शहर की सोच सीधी कर दी। यह थी दाना हकीम की कहानी। उम्मीद है यह कहानी सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कान आई और दिल में कुछ सोचने की बात भी गई। अल्लाह हम सबको सच बोलने की हिम्मत दे। आमीन।